नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर जिसका नाम है भारत की बात, हमारे साथ और आपके साथ। तो आज का जो हमारा ये चर्चा है, जो डिबेट का टॉपिक है, जिसमें आज हम आप सब से ये जानना चाहेंगे कि आप सब अभ्यर्थी जो भी युवा हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, ये जानते हुए कि सबकी जॉब नहीं लगने वाली, क्योंकि ये मैट्रिक का परीक्षा है नहीं, इंटर की परीक्षा है नहीं कि आप बहुत मेहनत करेंगे तो आपको 90% 100% आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे प्रत्येक व्यक्ति 100% ला सकता है, प्रत्येक व्यक्ति 90 ला सकता है। लेकिन जब जॉब की बात आती है तो वहां सीट लिमिटेड होती है, वहां पे उतने ही लोगों को, लाखों करोड़ों लोग भरेंगे लेकिन हजार ही लोगों की सिलेक्शन हो सकती है। ये सच्चाई है, इसको आप जितने जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। तो कितने भी आप मेहनत कर लें, होना केवल 1000 का ही है, लाखों लोगों का नहीं होना है। अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि एक व्यक्ति या 100 में से 5 व्यक्ति के हो जाने से, समाज में 95 व्यक्ति को नहीं होने से समाज में कभी समरसता नहीं आएगी। ये कोई अचीवमेंट नहीं है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि सरकार, और मैम मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे हमारे 10-15 साल 20 साल के बाद जब वो इंटर कर लेते हैं, वहीं से कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देते हैं या ग्रेजुएशन के बाद, और उनका 10 से 15 साल इसमें बर्बाद होता है। लेकिन इस तैयारी के दरमियान बर्बाद हो जाता है, और इस तैयारी के दरमियान वो जो चीजें रट रहे हैं, क्या वो केवल कालाक्षर भैंस बराबर है? क्योंकि वो तो उनके जीवन में कहीं काम आता नहीं। कुछ नहीं। आखिर मुझे बताइए, वो अकबर बाबर रट के क्या करेंगे? कि क्या हिस्ट्री में जो हम ये रट रहे, क्या करें उसे रट कर? अच्छा मैम, मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि कोई मंत्री बना, ये मंत्री जान के वो क्या कर सकते हैं? मुझे आप बताइए कि अभी मान लेते हैं कि खाद्य मंत्री कोई है या कोई विदेश मंत्री है, अगर ये चीज आप पूछ रहे हैं क्लर्क के एग्जाम से, तो मुझे बताइए क्या आप उसको वो मंत्री का पद दिलाना चाहते हैं? बिल्कुल, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है तो ये तो थोड़ा सा कि चलो इसको नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ ये प्रेजेंट पूछ के, चलिए ठीक है, देश की बात, अब विदेशों की चीज पूछने लगते। हद तो तब हो जाती है कि लोगों को देश की चीजें सही से नहीं पता है, आप विदेश की चीज पूछने लगते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा था, तो ब्रिटेन में क्या हो रहा है। ऐसी बेतुका चीजें पूछ के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? लोगों को कैसा आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके यहाँ गूगल आ जाए, गूगल से अब जब जो चीज मोबाइल कर सकती है वो आदमी से आप कराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एक बात क्या सर, अरे जो ये क्वेश्चन डालते हैं, जो बनवाते हैं, उनसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एक भी का जवाब देंगे? मैं दावे के साथ कहती हूँ, एक का भी जवाब नहीं देंगे। मैम एक का जवाब तो छोड़ दीजिए, ये जो क्वेश्चन बनाते हैं इनको खुद उसका डाल देता है। मैम उनका आंसर ये खुद देने में कंफ्यूज है ये तो वही तो आप देखिए, आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, मुझे एक बात बताइए, कब किस आंसर की पर आपको आपत्ति नहीं हुई और कब किस आंसर की में आपको गलतियां नहीं मिलती? और कहाँ आप देखे, कब देखे? इसका क्या अर्थ है? आप बताइए कि इतने दिन क्वेश्चन इतने लोग मिलकर बना रहे थे, एक छोटा मोटा बच्चे की ये बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक छोटे मोटे स्कूल में भी जब टीचर क्वेश्चन बनाता है तो उसके आंसर में गड़बड़ी होने की संभावना ना के बराबर होती है। जहां लाखों लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है, वहां उस क्वेश्चन में त्रुटि कैसे हो जाती है? इतने बार वेरीफाई होने के बाद इतने प्रकांड लोग बैठ के क्वेश्चन बनाते हैं और उसके बाद भी उत्तर जो वो देते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं, उसमें उत्तर गलत होता है, बिल्कुल, और कंट्राडिक्टरी होता है उनका दिया गया। वो कहते हैं 1 से अधिक होगा, जहां पे 1 सही होता है, जहां 1 सही करते हैं वहां 1 से अधिक ऑप्शन आ रहा होता है। आप मुझे बताइए कितना कंफ्यूज में डालता है युवा को कि जो व्यक्ति क्वेश्चन बना रहा है उस पे करोड़ों रुपए का जुर्माना होना चाहिए कि अगर उसको ही नहीं है पता है तो उसने ये क्वेश्चन डाला ही क्यों? कई बार बच्चों का 1 मार्क्स से मैम छूट जाता है, कई बच्चों का 1 मार्क्स का मतलब है भविष्य को खा जाता है, हजारों बच्चे उस मार्क्स में हैं, और एक क्वेश्चन जो केवल एग्जामिनर की गलती के कारण उनका गलत हुआ, हजारों कितने हजार बच्चे उसमें छूट जाते हैं। इसका कौन भरपाई करेगा? भरपाई करेगा सरकार। इसके लिए क्या बहरा हो गया, गुंगा हो गया? सरकार से नहीं होगा मैम, ये हमारे युवा जो इस चीज से जूझ रहे हैं उन्हीं को इसका मार्ग निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, वही कोई हमारे युवाओं के लिए मार्ग निकालने के लिए नहीं आएगा। खुद खड़ा हो। अगर भगत सिंह को ये पता था कि उनको अगर फांसी लगेगी तब ही लोग जागेंगे, तो उनको पता था कि वो वहां से जेल से भागने का कोई फायदा नहीं है। वो जानते थे कि देश को आजादी दिलाने के लिए उनको संघर्ष करना ही पड़ेगा, कोई बाहरी ताकत नहीं आके आजाद करा देगी। ठीक वैसे ही आज हमारे युवाओं को भी ये समझना होगा कि ये जो सरकारी तंत्र है इससे उनको कोई निजात नहीं दिला सकता, लाभ नहीं होगा। चाहे सरकार में कोई भी आ जाए, इवन केजरीवाल भी आ जाए, घोटाले से ये भी गले तक अटके हुए हैं घोटाले में।
सारे के सारे कौन इससे निकले हुए हैं? इन्होंने, मैं केजरीवाल की बात करना चाहता हूं और केजरीवाल को यहां से बताना चाहता हूं, ये जब बने, जिनके नाम से ये बने, उनका नाम ही इन्होंने बेच दिया। ये अन्ना हजारे के साथ आए थे और अन्ना हजारे का तो पता नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी अच्छी सेटिंग कर ली और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सबको पॉलिटिकल मार्ग बना दिया। इनकी जो संगति इतनी गलत से है, आप इनके तक जाके देखिए तब पता चलेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग जो कह के आते हैं कि हम कीचड़ में जा रहे हैं, कीचड़ साफ करनी, ये तो खुद कीचड़ ही है ये लोग। तो कैसे ये लोग, ये जिस पार्टी की बुराई करके आते हैं, ये कहते हैं कांग्रेस में हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें इतना है, हम बीजेपी में नहीं, फिर वही आदमी वही कांग्रेस से मिल जाता है। ऐसे ऐसे शर्मनाक, और कैसे इनको कांग्रेस पार्टी का तो नाम मत लीजिए। नहीं, मैं कहना चाहूंगा उस पार्टी का तो कोई भी नाम नहीं लेना चाहता। हमारे उनका तो खानदान से जो शुरू है वहीं से ही यहाँ है, वही डीएनए में फॉल्ट है वहां पर। इंदिरा को तो देखिए किए। आपको पता होना चाहिए मैम कि इंदिरा गांधी जी को वैसे कहने के लिए तो हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब उनकी एडमिशन शांति निकेतन में कराई गई तो रविंद्रनाथ टैगोर जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और जो जनगण मन गाते हैं, उन्होंने उनको स्कूल से निकाल दिया। बतलाइए, आप सोच लीजिए। और कैसे प्रधानमंत्री बन के देश जो बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए, उस बच्चे को प्रधानमंत्री, और वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने वही कैरेक्टर दिखाया कि देश में अनावश्यक रूप से इमरजेंसी लगा दी और कई लोगों का सिख दंगा और ये सब करवा के उन्होंने क्या नरसंहार किया, कितना नरसंहार हुआ इसका तो। और अभी भी जो उस पार्टी के समर्थक है, मैं उन सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप पहले इतिहास पढ़िए, उसके बाद आ जाइए कि कांग्रेस में क्या हुआ था, यहां क्या हुआ था, मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे। कम से कम बीजेपी में, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं ये भी पार्टी सही है, इसमें भी लाखों बुराई है, कम से कम ये परिवारवाद तो नहीं फॉलो कर रही है। बिल्कुल, कम से कम यहां तो ये नहीं है ना कि पीएम के बाद उसका बेटा बन जाएगा। अरे ये तो सुविधा है ना इसमें, ये तक सुविधा आप बाकी पार्टी बीजेपी को छोड़ के बाकी जितने भी पार्टी है उसमें देख लीजिए, सभी आप देख लीजिए। आप कहेंगे कि बीजेपी को बीजेपी का समर्थन मैं नहीं करता, लेकिन डेमोक्रेसी के एक गुण जो वो फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो गुण आप बाकी पार्टी नहीं फॉलो करी। और यही कारण तो हमने राज्य व्यवस्था को हटाई थी, यही कारण तो हम राजाओं का विरोध कर रहे थे कि उनके बाद उनका बेटा ही बनता था, चाहे वो कितना भी नालायक हो। आज राहुल जैसे नालायक युवा अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार सोचना चाहता है। ये देश का दुर्भाग्य है, आश्चर्य कि ऐसा उसके दिमाग में ख्याल कैसे आ जाता है। ऐसे राहुल लंपट बात करने के लायक बात नहीं सही से कर पाता, वो प्रधानमंत्री पद पर बैठने के लिए तैयार। देश के लिए कलंक है ऐसे लोग, देश के कलंक हैं ये लोग, और ऐसे लोग को देश बर्दाश्त कैसे कर लेता है। अखिलेश यादव को देखिए, कलंक है, ये सब कलंक है, इन सब के मुंह पर काली पोती है। यहाँ हमारे चिराग, तेजस्वी, ये सब क्या है, कलंक का दूजा रूप है। तेजस्वी, इन लोग जब आपको मिले तो उनके मुंह पर काली पोती है, क्योंकि ये उसी के लायक है, ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। अगर जो खुद नहीं शिक्षित है और टीचर बना रहा है, और वो टीचर बना रहा है, आप मुझे बताइए कैसी विडंबना है इस बिहार की, और कैसे बिहार के लोग हैं जो 9th 10th पास है, वो टीचर कह रहा है कि हम अपने सिग्नेचर से टीचर की नौकरी दे रही है। वाह वाह, क्या बिहार हमारा। ऐसे शिक्षक जो ऐसे 9th फेल विद्यार्थी के कलम से शिक्षक बनने को आतुर हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डुबाना चाहिए। वो शिक्षक कैसे हो कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं उस 9th फेल से। आप बतलाइए, आप बताइए, जब हमारे नेता ऐसे होंगे तो हमारा बच्चे का भविष्य क्या होगा? वो उससे क्या मोरालिटी लेंगे? वो लेंगे कि 9th में जो फेल है वो भी अगर सीएम बन सकता है, वो भी अगर ये सोच सकता है, बनना तो दूर, वो सोच लेता है और वो डिप्टी सीएम बन भी जाता है या स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है, तो कहने का मतलब हमारे बच्चे क्यों पढ़ेंगे? स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ एक डॉक्टर बनने के लिए कितने आपको पैसे खर्च करना है, मैं कहना चाहूंगा, डिग्री लेना पड़ेगा, तब एक स्वास्थ्य मंत्री बन गए। मैं कहना चाहूंगा हमारे बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे अगर आज स्कूल में कहते हैं कि हम नहीं पढ़ना है, हम पढ़ के क्या करेंगे, गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, देख रहा है। और पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे आपके बच्चे? आप वोट जाके देना चाह रहे हैं उस अंगूठा टेक आदमी को। मैं जानता हूं ऐसे सभी परिवार को, कई लोग हैं जो तेजस्वी और तेज प्रताप और लालू प्रताप यादव के समर्थक हैं। मैं कहना चाहूंगा उन सबको कि आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़ के टैलेंटेड हो जाए, और आप ऐसे नेता और को चुन रहे हैं जो कि खुद कुछ नहीं जिसको आता है, जो खुद 9th फेल है,
जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, जिसके पिताजी ने केवल ये सिखाया कि लाठी में तेल पिलाइए, आदमी सब लाठी में तेल पिलाइए और भैंस चराइए। आप अगर उसको समर्थन करेंगे तो आप अपने बच्चे को भैंस चरवा से आगे कुछ नहीं बना सकते। अगर 9th फेल आदमी अगर टीचर की बहाली कर रहा है तो आप अपने बच्चे को बस अभी से ही लगा दीजिए, ठेला पकड़ा दीजिए, दुकान खुलवा दीजिए सब्जी का और 2-4 भैंस बंधवा दीजिए। यही चीज वो कर सकता है। जब अगर हमारा नेता ही अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ठेला चालक भी उससे ज्यादा इज्जतदार है जितने की ये नेता हमारे बिहार के इज्जतदार नहीं है। क्या समझते हैं उनको? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले आप देखें कि आप अपने बच्चे को जिस स्तर पर देखना चाहते हैं, पहले आप उस स्तर के लोगों को चुनिए, आप उस स्तर के लोगों से दोस्ती कीजिए, आप उस स्तर के लोगों में उठिए बैठिए। लेकिन आप गंजेरी नशेरी भंगेरी के स्तर में उठिए बैठिएगा और सोचेगा कि आपका बच्चा जो है सो नशा मुक्त रहे, तो ये संभव नहीं है। आप देख लीजिए हमारे जितने भी नेता हैं उनके कितने बच्चे जो हैं सो लायक हैं। तो जब आप उस नेताओं का कुछ लायक नहीं है, लेकिन कुर्सी तो मिल ही जाएगी क्योंकि हम लोग तो वोट डाल देंगे, हम लोग तो वही में से है ना। और हम वोट डाल रहे हैं? मैं तो नहीं डालता मैम, मैं तो कभी वोट नहीं डालता। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी ये देखे कि हम जिसको वोट डाल रहे हैं वो वोट डालने वाला जब उस लायक नहीं, तो हम उस बच्चे को क्या सिखाएंगे कि कैसे तुम बुराई से दूर रहो, जब हम बुराई वाले को ही सिलेक्ट कर रहे हैं जो बुराई ला सकता है, जिसका नाम ही बुराई है, जिसका नाम ही कीचड़ है, जिसका नाम ही मलमूत्र है, आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो पहले आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ उठिए बैठिए, वैसे लोगों की चर्चा कीजिए, वैसे लोगों को वोट डालिए आप। अगर वैसे लोग नहीं है तो आप खुद खड़े होइए। जरूरी क्या है दूसरे को वोट डालने की? अगर आपको ऐसा लगता है कि समाज में कुछ परिवर्तन लाना है तो खुद खड़े होइए और अपने समाज को बदलाव के रूप में लाइए, ना कि दूसरे अंगूठा छाप और मदिरा पान करने वाले, गांजा भांग खाने वाले से ये उम्मीद रखिए कि आपके बिहार को कोई बदल देगा। कोई नहीं बदल देगा, आप खुद खड़ा हो। युवा से आह्वान है, मैं पूरे युवाओं को कहता हूं कि वोट देना बंद करें। नौकरी, सरकारी नौकरी पर मत जाओ, कुछ नहीं होगा इससे। दाल रोटी बहुत चलेगी, बहुत होगा तो एक घर बना दोगे, बस इससे आगे कुछ नहीं कर पाओगे। वो भी कंफर्म अब नहीं है ना, वो भी जॉब देने के बाद कब जॉब छीन लिया जाएगा, कब ये कहा जाएगा कि इसमें यहाँ धांधली भी थी। और जो बच्चे बेचारे जो मेहनत करके गए होंगे और जब वैकेंसी रद्द हो जाती है तो जो जिन्होंने धांधली की वो तो कम लोग होते हैं, वो तो ठीक है निकल गए, लेकिन जो मेहनत करके गए थे वो बेचारे भी जब उस जॉब से निकल जाते हैं तो क्या बीतती है उनके ऊपर। वो बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे देख रहे होंगे आप पेपर पे, न्यूज पे, कितने सुसाइड कर रहे हैं, वही सब बच्चे न है। किसका देन है? ये नेता, ये सरकार की देन है सारा। सरकार को फांसी पर चढ़नी चाहिए, सरकार को फांसी देनी ही चाहिए और सरकार पर ये केस चलना चाहिए, महाभियोग चलना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारे देश के युवा फांसी पर कारावास देते वैसे को तुरंत कुर्सी आप छोड़िए, आप कुर्सी पर बैठने योग्य नहीं है। जिसके जिला में ऐसा हो उसको कारावास दीजिए आप। वहां के एसडीएम डीएम सबको पद छोड़ना होगा और सबको जेल में जाना होगा। अगर कहीं भी कोई युवा अगर सुसाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है? आपकी नीतियां इतनी गलत हैं, आपको नीति बनाने नहीं आती, आप केवल आम आदमी पर थोपे जा रहे हैं, सब कुछ थोपे जा रहे हैं, लेकिन आपको उस नीति का जरा सा भी कोई ज्ञान नहीं है। खाली आप बनाते हैं दूसरों के लिए हेलमेट जरूरी है, लेकिन आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं। आप बनाते हैं, क्यों नहीं उसको उतारा गया? घेर के वहीं पीटना शुरू कीजिए, बस उतारने की जरूरत वहीं पीटिए, रोकिए उसको और पीटना शुरू कीजिए। पहले संविधान के रखवाले ही अगर संविधान की वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर ये जो कहते हैं संविधान बचाओ संविधान बचाओ, उनको तो पहले जो कह रहे हैं संविधान बचाओ, पहले उनसे पूछा जाए कि आर्टिकल का अर्थ क्या होता है, संविधान में प्रियम्बल क्या है, उनसे पूछिए। और नहीं जवाब देते तो वहीं उठाइए आसपास जो भी आपको जूता चप्पल मिलता है और उससे उनका पहले स्वागत गले में पहनाइए। नहीं पहनाने से मैम नहीं होगा, ये शर्म की सारी सीमा पार कर चुके हैं, इनको पहनाने से नहीं। सबसे तो अजीब लगेगा कि ऐसे कुछ ये नेता लोग ऐसे कुछ करेंगे तब कहेंगे सॉरी मांग लीजिए, माफी मांग, इससे क्या हो जाएगा? अच्छा, माफी मांगने से इनकी एक गलती से लाखों करोड़ों लोग परेशान होते हैं और वो एक छोटी सी माफी मांग लीजिए। ऐसे लोगों को आजीवन कारावास क्या चीज है माफी होनी चाहिए अगर नेता से अगर गलती हो रही, क्योंकि आप विद्यार्थी की गलती से आप तुरंत उसको छांट दे रहे हैं जो कि वो तब सीख रहा है। एक छोटी सी गलती से बच्चे फेल हो जा रहे हैं जितने, और आप उस पद पर हैं जहां करोड़ों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वहां आपसे गलती हो रही है। 25 साल 30 साल से बच्चे रट के वहां गए हैं और थोड़ा सा के लिए छांट देते हैं, शर्म आनी चाहिए।
मैम मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो ऐसे सरकार सबको एक तो- रख ले, अपने नौकरी को अपने पास रखो। तुम्हारी हमारी हमने तुम्हें बैठाया है, युवा समझ जाओ इस बात को, हमने उसे बैठाया है, वो अपने नहीं गया मैं एक वहां, चीज कहना चाहूंगा और हम लोग को भटका रहा है, वो अपने बैठ कि कैश कर रहा है। 10-15 साल युवा इस प्रीवियस क्वेश्चन बैंक, तो आगे का क्वेश्चन बैंक, तो लुसेंट की बुक, तो हिस्ट्री की महेश पागल कुमार बना दे बर्नवाल की बच्चे को, बुक, तो ये लोग खोखला करके रख दिया है युवा इनकी को। बुक उनकी बुक, बच्चे ने इतनी बुक खरीद ली है कि उसके घर लाइब्रेरी बन गए हैं। क्या बताएं, बच्चे लेकिन को खोखले कर दिए ये मैं सब। ये पूछना चाहता हूं कि अगर आगे चल के उस बच्चे को जॉब नहीं मिलता, क्योंकि इतनी धांधली है और इतना आरक्षण है कि इसमें सही व्यक्ति को जॉब नहीं मिलता है, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये 15 वर्ष जो उसने अपने लगाए और उनके इस रद्दी व्यवस्था को उसने रटा या याद करने का प्रयास किया, उस बच्चे का अगर जॉब नहीं हुआ तो ये सरकार उसको क्या मुआवजा देगी? क्योंकि इस 15 वर्ष में उसने अपने परिवार को खोया है, इस 15 वर्ष की आयु में उसने अपने उस जवानी को खोया है जो वो जीवन को जीने में लगाता, वो उस पुस्तक में लगाया है। और तब जाके अगर उसको नहीं कुछ मिलता है, क्योंकि नहीं मिलेगा, क्योंकि कितना भी पढ़ ले, लाख करोड़ लोग भर रहे हैं, उसमें 1000 को ही होना है। ये गलत बात है। बहुत सारे शिक्षक कहते हैं कि तुमने मेहनत में कमी की हुई। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे शिक्षकों से कि मेहनत में कमी नहीं भी की होती और सब लोग मेहनत कर रहे होते, फिर भी आप 1000 से सीट क्या बढ़ जाता? बढ़ जाता सीट, बढ़ जाता, ये बतलाएं, बढ़ जाएगा। आज 1000 हमें हो जाएगा तो कल उसे भी उसको नहीं होगा। किसी ना किसी को तो, किसी ना किसी को 2-4-5 लोगों को होगा, यानी 5% को होगा, बाकी 95% तो बिना रोजगार के ही हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, जो उनकी शिक्षा व्यवस्था ऐसा होना चाहिए मैम कि ठीक है, वो सरकार को भी पता है कि हम उनको जॉब नहीं दे सकते, तो वो क्वेश्चन ऐसा बनाए ना कि आदमी जो उतने दिन तक याद करे वो उसके जीवन में काम है, बस। लेकिन ये तो उसके काम नहीं आने वाला कुछ भी और वो आदमी ना। अब उसके बाद मैम क्या होता है कि जब 30 या 35 वर्ष के बाद जब युवा को ऐसा लगता है कि वो इस दुष्चक्र में फंस गए थे, अब वो जब प्राइवेट नौकरी करने जाते हैं तो उनके एज के कारण या उनके पास कोई टैलेंट होता नहीं है, वहां उनसे टेक्निकल डिग्री मांगी जाती है। अब उनसे टेक्निकल डिग्री होती नहीं है, इतने बड़ा ये लोग ये ऐसा दुष्चक्र बना है करके युवा को खा रहा है, भविष्य को आगे कहते हैं, भविष्य को बढ़ा रहा है, भविष्य को चौपट कर रहा है। ये सब सरकार को बीच चौराहे पर लाके और वहीं पीटना शुरू कीजिए ऐसी ऐसी गलत नीतियों का जो, और ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं, ये क्वेश्चन कभी किसी के जीवन के लिए सार्थक नहीं है। कुछ नहीं, इससे क्या मिलेगा? किसी को रट रहे, उसे रटने से हमें क्या मिलेगा? आप एक बात बताइए, देश के बारे, देश की उन्नति के बारे में रटाया जाए तो सोचे उस सब जो चल गए, मर गए, कब कहाँ गए, उसको रटने से क्या है? होना ये चाहिए था कि कैसे अपने हाँ, जीवन हम में संविधान को रटे, संविधान में भी जो सही है उसको लाइए आप। सही तो उसमें ला नहीं रहे। आरक्षण संविधान में मैम, संविधान में लोग रट रहे हैं कि हमें बराबरी का अधिकार मिला है, राइट ऑफ इक्वलिटी, ये हमारे प्रियम्बल में भी है कि इक्वलिटी, उस इक्वलिटी को ही फॉलो नहीं हो रहा और लोग रटे भी जा रहे हैं और लोग आरक्षण भी देखे जा रहे हैं, लोग रटे भी जा रहे हैं और लोग देखे भी जा रहे हैं कि एक व्यक्ति को कम में हो जा रहा है, दूसरे को हो जा रहा है। अब सबसे तो देखिए, मैं इस सहनशीलता को धन्यवाद कहना चाहूंगा युवा की इस सहनशीलता को कि ये प्रियम्बल वो रटते रटते थक गए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सबको बराबर का अधिकार, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सब समान है। और तब उनके सामने में ये होता है कि एक को कम पैसे लगते हैं, एक को ज्यादा पैसे, एक को फ्री है, एक को ज्यादा पैसा लग रहा है, एक को ज्यादा मार्क्स, एक को कम मार्क्स। उससे जो हुआ मार्क्स में जब होता है, अगर 60 पर आप ले रहे हैं तो 60 पर ही सबको लीजिए ना। किसी को 80 भी तो उसे छांट रहे हैं, किसी की 90 जाए तो छांट रहा है, किसी को 60 पर हो रहा है, किसी को 65 पर हो रहा है। ये क्या है? कैसी पढ़ा नहीं, जिसके 80 है तो वो नहीं पढ़ा, मैं तो पढ़ लिया। ताजुब करता हूँ। मैं सरकार कैसे इस बात को सहन कर रही है? सरकार तो खैर ये कर ही रही है। मैं वैसे युवाओं को के पैर छूना चाहूंगा जो ये चीज रखते हुए कि इक्वलिटी है, ये चीज वो पढ़ रहे हैं, फिर उम्मीद करता आगे, फिर उम्मीद आगे, और ये चीज पढ़ते हुए जब कट ऑफ में वो ये देखते हैं कि किसी का कट ऑफ 92 जा रहा है, किसी का कट ऑफ 50 जा रहा है, ये क्या है? उनके अंदर ये बर्दाश्त कैसे बर्दाश्त होता है? कितना बुझ गया है हमारा युवा। कैसे आप बर्दाश्त कर लेते हैं कि जो इक्वालिटी आप रट रहे हैं, या तो संविधान के उस पेज को फाड़ के फेंक दिया जाए, या नहीं तो फिर आपको आपका अधिकार निकलिए, आह्वान है, आप निकलिए। मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि वो आए और संवैधानिक तरीके से सरकार का विरोध करें। बहुत बड़ा इससे दुख हम कुछ भी नहीं चलने देंगे, हम कुछ भी नहीं चलने देंगे जब तक कि ये चीज अब हल नहीं हो। जब तक ये सब बराबरी की बात अगर चल रही है तो अब सब कुछ बराबर होना चाहिए। और कुछ लोग मैम इसमें तर्क देते हैं कि हमारे साथ बहुत शोषण हुआ। मैं पूछना चाहता हूं
कि क्या आपके साथ शोषण हुआ है, आपको कहां पानी नहीं पीने दिया गया, तो वो कहने लगे आज से 500 वर्ष पहले। अरे बेवकूफ, 500 वर्ष पहले जिसने उनके साथ अत्याचार किया कि नहीं किया इसका भी तो कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास। लेकिन चलिए ठीक है, लिखा हुआ है तो लिखने के आधार पर भी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर आपके 500 वर्ष पूर्व की बात, तो उनके साथ जो अन्याय किए ना तो वो जीवित हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ ना तो वो जीवित हैं। अब जो जीवित हैं उन्होंने तो आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया, आप उल्टा उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो आप दोषी हो गए। अगर आप कम मार्क्स में जा रहे हैं और एक अधिक मार्क्स में नहीं ला रहा है तो दोषी कौन है? तो इसके लिए तो आप अब सजा के हकदार हो जाएंगे। तो ये बरगलाना बंद कीजिए। सरकार की पॉलिटिक्स बहुत गंदा है, बहुत शर्मनाक है। सरकार को क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जाए। तो मैं इस मंच से आह्वान करता हूं अपने सभी युवाओं का, और उनकी सहनशीलता को तो मैं प्रणाम करता ही हूं कि जब 92% अभी बीपीएससी टायर 3 के रिजल्ट्स आए, 92% चले गए कुछ बच्चों के मार्क्स जनरल के, और SC ST के मार्क्स 50 और 60 के आसपास रह गए। आप बताइए कि 50-60 वाले का होगा रहा होगा युवा पर, तो इस पर सोचता है सरकार। ये सरकार मुर्दलास की तरह, डेढ़ की तरह है। एक दो बात और कहना चाहूंगा। हमारे देश में जब स्वस्थ व्यक्ति की कमी नहीं है तो हम विकलांगों को जबरदस्ती क्यों ले रहे हैं? वही तो हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, सब इतना परफेक्ट हो, उसमें हम ऐसे लोगों को ले रहे हैं जिनको जीवन जीने में। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि बिल्कुल वैसे लोगों को आप सहायता दीजिए, आप उनको सहायता दीजिए, उनको 10,000 20,000 50,000 जो भी आप दे सकते हैं वो सहायता दीजिए। और क्या उनको करवा रहे हैं? लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता है मैम कि जो सब कुछ से तंदुरुस्त है, जो उस लायक है, उसने मार्क्स भी लाए हैं, उसको आप छांट रहे हैं। उससे कम मार्क्स, ये हमारे मोदी जी से कहना है, जो हैंडीकैप्ड है, आप उनसे काम करवा के क्या करना चाहते हैं? उनको आराम दीजिए, उनको आराम चाहिए। जो इस तरीके से बेचारे लाचार हैं उनको आराम चाहिए, और अगर उनमें कुछ करने का जुनून है तो वो बराबरी पे आके करेंगे, ना कि हमारे पास। मैं ये पूछना चाहता हूं मैम, अगर आपके पास हमें देश को आगे ले जाना है और देश हमारा पीछे है, तो आप मुझे बताइए कि मैं चीजों को, अच्छी चीजों को, और अच्छी चीजों का क्या मतलब, मैंने जो क्राइटेरिया सेट कर रखी है उसमें जो अव्वल आया मैं उसको छोड़ दूं, और जो पीछे खड़ा है, जो बेचारा समर्थ नहीं है, उसको जबरदस्ती उठा के ले आओ? किस लिए? अच्छे आ जाएंगे तो सरकार पर ही इसकी आएगी ना, कि सरकार के यहाँ वैसे है नहीं। मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई विकलांग है तो उनको आराम की जरूरत है। आरक्षण देके देश को विकलांग ना बनाएं आप। वैसे लोगों को आप जरूर, सहानुभूति हमारी भी उनके साथ है, लेकिन जब देश की तरक्की की बात है, जहां आप फौज में बिल्कुल देखते हैं कि उनका आंख एकदम 6x6 होना चाहिए, ये इतना बाई इतना होना चाहिए, और कहीं आप बिल्कुल सब कुछ भूल के आरक्षण देके ले लेते हैं। ये कैसे? दीजिए आप उनको पैसा दीजिए, बैठा के दीजिए पैसा, उनको बैठा के उनको पेंशन दीजिए, लाख रुपए आप पेंशन दीजिए। मैं उसके लिए कोई कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सहानुभूति होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। उनको हम काम करा के पैसा आप पैसा दे रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि हम ये तो चाहते हैं कि सब सारे के सारे विकलांगे रहे, सेवा में आए, और जिस वजह से जो है कि ना तो फिट व्यक्ति आए और ना ही इनको कोई चैलेंज कर सके, जो हमारी संकट में, हमारी कुर्सी संकट में ना आए। इसलिए चाहते हैं कि कोई भी अच्छे नहीं आए, इसीलिए लोग आरक्षण जोड़ते हैं। आप बतलाइए कि 92 लाने वाले को नहीं मिल रहा, और यहाँ 65 55 इस तरह का जो मिल रहा है, ये कितनी बड़ी अंधापन है। सरकार की आंख नहीं है, चौपट हो गई है आंख। क्या सरकार देश को बस पीछे ले जा रही है, बर्बाद कर रहा है सरकार। मैं SC ST वालों को ये कहना चाहूंगा कि आप जो आरक्षण से खुश हैं, आज जो टीचर आरक्षण से होके आए हैं, यही आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, और यही पढ़ाएंगे आपके जो इंजीनियर बनेंगे बच्चे, उनको भी पढ़ाएंगे। और जब आप पुल पर चढ़ेंगे, पुल जब गिर जाएगा तो आप सरकार को दोष मत दीजिएगा। ये वही बच्चे हैं जिनका, जो इस लायक नहीं थे, जो सब्जी बेचने लायक थे, उनको पुल बनाने में भेज दिया गया। और जब सब्जी में तौल में गड़बड़ी आएगी और डिजिटल एरर दिखेगा, आप कहेंगे कि तराजू में धान लिए, तो वहां आप ये मत कहिएगा, क्योंकि वहां वही टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको बनाना था पुल, उनको आपने सब्जी में लगा दिया, तो वो वहां करेंगे, वो डिजिटल तराजू में भी चोरी करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपने कर ही दिया है उल्टा काम। और सारा देश मैम इस चक्रव्यूह और इस मायाजाल में ऐसे फंसता जा रहा है कि आगे बढ़ेगा ही नहीं है। सही जो स्टूडेंट है, सही जो हमारे जवान है, वो बढ़ नहीं सकेंगे। और जितने भी ये मुझे बताइए, सबको निकालते हैं क्योंकि उनकी कुर्सी पर कोई बाधा ना आ जाए, क्योंकि सारे संसद में तो सारे वही भरे हुए हैं जिनको कि एक भी अभी कुछ नॉलेज नाम का चीज नहीं। देखते हैं संसद में
जिस समय वार्तालाप होती है शर्म आती है, वो हम खोल के बंद करते हैं। शर्म आती कि किसी देश को हम ये क्या शो करना कोई चाहिए? देखता होगा हमारे देश को, किस शर्म से हमारी मैं- सरकार मुंह दिखलाती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि वो उनको जो कुछ पढ़ना भी कोई होता है उनको भी नेता कोई का- और लिख के देता है। और उसको अरे इस तरह की किसी का कोई आवाज नहीं सुन पाए, वो चाचा लगता है वो सुनने में। नर्सरी के विद्यार्थी भी ऐसा अरे नहीं करते हैं। नर्सरी के बच्चे भी ऐसे नहीं करेंगे उस तरह। तो क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग को तो कुछ है ही नहीं, जो चले गए संसद में चले गए, आरक्षण पर चले गए, उठ के वहां पर तो उसको क्या नॉलेज आएगी, क्या समझेगी, क्या होती है प्रतिष्ठा, क्या होती है देश को बचाने की इज्जत। ये सबको तो सब ताक पर लगा के रख दिए है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस बिहार में जिसको विश्व गुरु कहा जाता है उसके अगर सब- नेता ऐसे अज्ञानी और अनपढ़ और आज- मूर्ख हैं जिनको जरा सा आज- भी शिष्टाचार नहीं क्या है। कहें, आज चंद्रशेखर सिंह आजाद रहते, आज हमारे सुभाष चंद्र बोस होते। ये सब जो रहते, तब उन लोग को क्या, कैसे वो लोग जी नहीं सकते, वो जिंदे लाश की तरह रहते। क्योंकि ये कैसे समझते हैं इसको, जीते? ये जब नेहरू जी ने पीएम पद संभाला और जब हमारे सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पीएम पद वैसे पटेल जी को ही मिल रहा था, लेकिन नेहरू जी को गांधी जी ने सपोर्ट किया, इसलिए यहाँ पटेल गांधी जी अपना- गलती कर दिए। अब हुआ क्या मैम, मैं आपको बताता एक हूँ कि छोटी सी गलती से कितने बड़ी गलती हो गई। पटेल जी नेहरू जी को गलती पे समझाते थे, लेकिन नेहरू जी को जब पावर मिल गया तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे और उनको ये लगने लगा कि हमें ये पटेल बार बार रोक रहा है, वो उनकी पावर को कम करने लगे। अब पटेल जी से ये देश की दुर्गति देखी नहीं गई और उनका जो है सो कम ही अवस्था में देहांत हो गया। क्या सर, क्या कहें, लेकिन उनको वहां तन के रहना था, वहां जो सही था उस पर खड़ा होनी थी, उनको कुछ भी उसको झेलना चाहिए था उनको। अब आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या क्यों हुआ? डिसिप्लिन महात्मा गांधी के साथ कर लिए कि अब कह रहे तो छोड़ दिए? इसी देश की बात थी ना, वहां पर ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हम किसी के अब डिसिप्लिन मैं जो सही हो उसे लेना चाहिए। अब मैम देखिए लाल बहादुर शास्त्री हाँ। बहुत ही काबिल नेता थे, लेकिन कांग्रेस के जो कुछ परिवार के समर्थक थे उनको पता चल गया कि अगर ये रहेंगे तो फिर ये लंबे समय तक खींचेंगे, उनको रास्ते से कैसे हटाया जाए। कैसे हटा दिए? ये बहुत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये ऐसी थ्योरी है, या सुभाष चंद्र बोस को ही रास्ते से हटाने में किसका हाथ है ये हम सब जानते हैं, जग जाहिर है। लेकिन हम अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैसे परिवार का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा युवाओं से कि अब सहनशीलता, आपकी सहनशीलता को मैंने प्रणाम तो किया है, लेकिन ये सहनशीलता इस देश के लिए घातक होते जा रही है। ये नेता देश को खाए जा रहे हैं, खोखला किए जा रहे हैं। हमारा देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं, हम हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा मैम कि युवा जो है समझ गए हैं कि उनको क्या करना है, कैसे इस देश की बागडोर उनको अपने हाथ में लेनी है और ऐसे निकम्मी सरकार को कैसे पद से हटाना है, वो इसको भली भांति जानते हैं। मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप सब एकजुट हों और सरकार की गलत नीतियों का, चाहे वो जाति आधारित जनगणना हो, चाहे वो भेदभाव हो, चाहे जिस भी आधार पर भेदभाव हो, चाहे पहुंच के आधार पर कि मेरे पिताजी अगर नेता हैं तो हम चाहे कितना भी अपराध करें मुझे कुछ नहीं होगा, ये भेदभाव, चाहे पैसे का भेदभाव कि कोई अमीर है तो उसके खिलाफ कम कार्रवाई होगी, जो गरीब है उसके खिलाफ अधिक कार्रवाई होगी, ये चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे प्रतिष्ठा के आधार पर हो, बिल्कुल ये सारी चीजें भेदभाव बंद होनी चाहिए। और अगर किसी युवा के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारा ये मंच आपके लिए है। आप हमसे संपर्क करें, हमारे ईमेल एड्रेस पे अपना मैसेज करें, हम आपके साथ खड़े हैं और हम ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे जो केवल और केवल शोषण करने के लिए आई हुई है। मैम आप देखिए कि यहाँ लोगों के 5 लाख रुपए के बाद आपको टैक्स लगने शुरू हो जाते हैं और सरकार जो है सो एफडी की रेट को घटाए जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसमें 5 लाख का कोई महत्व नहीं है। तो 5 लाख पे टैक्स का क्या मतलब है? अब ये लोग अगर घर में पैसा नहीं रखेंगे तो घर में पैसा रखेंगे तो आपका यह ब्लैक है। आप ये प्रमोट कर रहे हैं लोगों को कि लोग बैंक में पैसा ना रखें, जिनके पास पैसा है वो 5 लाख पे ही आपने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। क्या 5 लाख का आजकल कुछ इतनी उपयोग है? महंगाई आप अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट सर्जरी आ जाए तो 5 लाख रुपए में कुछ नहीं होगा, लेकिन सरकार यहाँ पे 5 लाख रुपए ऐसे कर रही है। और देखिए उनकी महंगाई, तेल के दाम आसमान छुए जा रहे हैं, आटे और चावल के दाम आसमान छुए जा रहे हैं और उनको 5 लाख की लिमिट लगा दी। मैं पूछना चाहूंगा निर्मला सीतारमण से कि आपके घर का बजट नहीं है कि आप वहां पर जिस प्रकार महिलाएं अपना कंजूसी करती हैं, यहां आप देश की जनता को चूस रही हैं।
अरे थोड़ा तो सब कीजिए। सिंदूर चोरी बिंदी पर भी तो टैक्स लग गई है भैया। अरे जब तक मैम पुरुष थे तब तक सिंदूर पर टैक्स मैंने नहीं देखा था। जब से निर्मला सीतारमन आई है वो तो शिक्षा और ये सारे चीज पर टैक्स आ गए। मैं निर्मला सीतारमन जी से पूछना चाहूंगा कि देश की युवा, अगर आप देश की युवा से इतना दूर लीजिएगा तो देश विकास नहीं करेगा। देश की युवा को बढ़ने के लिए उसको समर्थन चाहिए। आप एक तरफ किसान क्रेडिट कार्ड या किसान के नाम पर 2-2 हजार रुपया ये भेजने का ढोंग करते हैं और उससे ज्यादा आप खींच लेते हैं। ये सब आप छोड़िए। आप इधर किसान को दे रहे हैं, इधर महंगाई में खींच रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं? उससे कई गुना महंगाई में जा रही है। ये मैम ये दोहरी नीति है। जैसा आप मॉल में देखिएगा, मॉल में क्या होता है, मैं आप सभी युवाओं को ये चीज डिस्क्लोज करना चाहूंगा। आप सब तो समझदार हैं, जो नहीं समझते हैं सरकार की पॉलिसी को वो ऐसे समझे। मॉल में क्या होता है मैम, हर एक बार सेल आती है, फेस्टिवल आता है तो सेल आती है। सेल में बाय 1 गेट 1 फ्री होता है। उस बाय 1 गेट 1 में क्या करते हैं कि जो प्राइस होती है 100 रुपए की या 200 रुपए की, उसी को ट्वाइस करके 400 कर देते हैं और फिर उसी पर वो एक सेम चीज चिपका के और इवन उससे घटिया ही चीज चिपका के आपको ये दिखाते हैं कि देखिए एक पर एक फ्री दी जा रही है। आपने बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक, सरकार वही काम कर रही है। सरकार कह रही है कि हम आपको यहां दे रहे हैं, वहां दे रहे हैं, और देखिए महंगाई कहां तक पहुंचा दी है, टैक्स कहां तक पहुंचाई जा रही है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। जो नेल कटर मैं लेता था कभी 5 रुपए में, आप सब जानते होंगे नेल कटर की कीमत 5 रुपए से 10 रुपए थी। आज नेल कटर की कीमत 50 रुपए हो गई। जो सेविंग ब्लेड, जो जिलेट वगैरह यूज करते थे 7 रुपए की आती थी, कंपनी प्राइवेट कंपनी की थी, देखिए आज जिलेट ब्लेड की कीमत। मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं जो रोजमर्रा के जीवन में जो फेस कर रहे हैं। मैं ऊपर हवाई बात ही नहीं करता। आज देखिए, अगर सरकार कह रही है कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी की कीमत लाखों रुपए है। सरकार क्यों नहीं कहती है कि टाटा को, होंडा को क्यों नहीं टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है कि ये सस्ती से सस्ती चीजें निकालें? इलेक्ट्रिक चीजों पे अगर लाना है तो सरकार को इसकी कीमत 10,000 से 20,000 के बीच रखनी चाहिए। बिल्कुल, तभी तो लोग लेंगे। आप इसको लाखों रुपए पे बिकवा रहे हैं, कैसे लोग लेगा? ये सारी फॉल्ट आप सुधारिए। अब यहाँ पे बिजली की बात आती है तो बिजली में कहते हैं कि हम सब्सिडी देंगे, आप सोलर प्लेट लगाइए। और देखिए उनका सोलर प्लेट का जो आप देखेंगे भी कभी, तो सोलर प्लेट पे लिखा होगा कि 1 मेगावाट लीजिए, 2 मेगावाट। अरे यार, किसी को अगर 100 मेगावाट समझिए कि 100 केबी की जरूरत है या 100 वाट की ही जरूरत है, केबी तो अलग है, 100 वाट की जरूरत है या 200 या 500 वाट की, तो वो 1 मेगावाट क्यों लेगा? वो 1000 मेगावाट क्यों लेगा या 1000 वाट क्यों लेगा? मेगावाट छोड़िए, मेगावाट तो दूसरा यूनिट चला जाएगा। आप 1000-2000 वाट पे दे रहे हैं, लोगों को चाहिए 200 वाट के लिए। तो मतलब कुछ भी, अब लाख रुपया आप लगाइएगा तो आपको कुछ सब्सिडी दी जाएगी। अरे मुझे आप बताइए कि आप 10-20 हजार रुपए में कब अवेलेबल करवाएंगे? जहां 20,000 की कॉस्ट होगी वहां आप उसको 10,000 छूट करा देंगे। देखे थे एक बल्ब जो आया था, एलईडी बल्ब आया, उसी तरीके से उज्ज्वला योजना, और उसका गायब हो गई। उज्ज्वला योजना में ऐसे हमारे कितने भाई हैं जो सारा बल्ब लेके बैठे हुए हैं कि अब उनका 3 साल 5 साल की उनको गारंटी मिली, वो बहुत सारा इसी दावे पे खरीद लिए बल्ब। अब स्थिति ये हो गई कि उनका बल्ब खराब हो गया, अब उनका कोई लेने वाला नहीं पड़ा, क्योंकि अब तो कोई वो है ही नहीं। आप ऐसी योजनाएं लाते क्यों हैं जब वो इंप्लीमेंट आप नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल, इसे मत लाएं। जब आप सरकारी बल्ब पर ये योजना लेके आए कि हम जो है सो देंगे मिनिमम कॉस्ट में, और 3 साल की आप गारंटी दे रहे थे, तो 3 साल जब तक आप जब योजना बंद भी किए तो उस योजना के बंद होने के 3 साल बाद तक आपको वो सेंटर खुले रखने थे कि जिनका भी बल्ब फ्यूज होगा वो क्योंकि आपने गारंटी दी थी, तो 3 साल तक आपको रिटर्न लेने के लिए वो सेंटर खुले रखने ही चाहिए थे। लेकिन आप तो चोर हैं, चोरी करने की जन्मजात आदत पड़ी हुई है कि बस कुर्सी मिले नहीं कि चोरी शुरू कर देनी है। सिलेंडर में वही हाल, सब्सिडी देंगे, देखिए आज सिलेंडर के दाम 1000 पहुंचा दिए, जो उतना था भी नहीं। महिलाएं जो गांव पे जो लोग चूल्हा चौका से काम चला लेते थे, जो गरीब आसपास के लकड़ियों से, उनको भी इन्होंने गैस चूल्हा पकड़ा दिया और आज गैस चूल्हे के दाम इतना कर दिया। अब ऐसा स्थिति है कि वहां कोई बनाना नहीं जान ही नहीं रहा है कि कैसे बनेगा कोयला पे। अब उनको खाना भोजन जुटाए कि गैस लाए, बताइए, ये हाल है। ये भी नहीं देखे कि उसका आर्थिक स्थिति क्या है, उसको तो इतना प्राप्त ले गया, अब उसके बाल बच्चे पढ़े, शिक्षा में ले, या भोजन करे, कि परिवार को देखे, कि गैस खरीदे, ये तो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं। सरकार को बस पैसा चाहिए, वो ज्वाला चला रहे हैं, हम महिलाओं को धुआं से मुक्त कर रहे हैं, घर दे रहे हैं। ये सारा आडंबर जो है मैम, ये सारा का सारा केवल लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। कुछ को मिल गया और सब कहाँ गया? कुछ व्यक्ति को देके केवल हर एक भाषण में यही बात रटना है
कुछ को दे देना है उसका। अभी आप देख लीजिए, अभी आप अगर जाएंगे किसान वालों में तो मैंने देखा है कि कई ऐसे हमारे लोग हैं, क्योंकि उसमें कंडीशन लगा रखी है किसान वालों में कि जो 2020 से पहले अपने नाम पे मोटेशन करा लिए हों। अब मुझे बताइए मैम कि 2020 से पहले अपने नाम पर मोटेशन बहुत कम लोगों के, सबके पूर्वजों के नाम पर है। बस इसीलिए और नई जमीन किसी ने खरीदी नहीं। इतना पैसा किसके पास है कि नई जमीन खरीदेंगे? और नई जमीन खरीद रहे हैं वही जिनके पास पैसा है। जो बढ़ रहा है आम आदमी पब्लिक को, देखिए जी कितने के होंगे, 70% में मुझे 70 के अंदर में ही सारे इधर है, उस उधर कुछ जो है मैम 5 to 10% ही लोग हैं ऐसे जो जमीन खरीदे होंगे, बाकी लोग तो जमीन बेच रहे हैं। तो जमीन बेच रहे हैं, पूर्वजों की वो जमीन है। और कहा गया है इस किसान सम्मान निधि योजना में कि आपके नाम से जमीन होगी तभी आपको सब्सिडी दी जाएगी, आपके पूर्वज के नाम से होगी तो नहीं मिलेगा। बताइए, अब आप मुझे ये बताइए कि अब पूर्वज के नाम से अब तो लोग जमीन बेच रहे हैं, खरीदा तो है नहीं उन्होंने, तो आधा से अधिक लोग तो ऐसे ही छट गए। अब बच गए जो गिने चुने लोग, उनको ये कहा के छाट दिया जा रहा है कि आपके पास आधा कट्ठा जमीन, आधा कट्ठा में खेती थोड़ी होती है, तो घर के लिए है, तो ये तो आप जो खरीदे हैं ये खेती के लिए नहीं, इसलिए आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। और ये ऐसा मजाक बना हुआ है। ये हुआ तो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, आधे कट्ठे ना, उसके बाद जो आदमी लिए उनका तो उनको नहीं होगा, नहीं मिलेगा। 2020 के बाद आप ये भी सुन लीजिए, जो लोग हैं 2020 के बाद अगर आप जमीन लिए हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा ये योजना, जबकि ये 2024 चल रही है। 24 चल रही है, लेकिन ये योजना आपको 2020 से पहले ही तक। अब ये क्या पॉलिटिक्स है भैया, मतलब ऐसा तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये किस हिसाब से नियम बनाते हैं और कौन आईएएस है। मैं कहना चाहूंगा ये कौन बेहुद्दा है, मैं आईएएस नहीं कहूंगा, मुझे ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन ये कौन है जो इनको ऐसे ऐसी उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ा रहा है। या तो आप योजना बंद कर दीजिए, नहीं ये क्या 2000 ईस्वी के हिसाब से लोगों को ये बांटेगा। आपको तो लोग चुन के भेज दिया ना जी, इसी नाम पर कि आप किसानों को सम्मान। अब जो लोग इस बात जब लिए हैं, जो वो आदमी नहीं है, वो आदमी नहीं है, वो आदमी नहीं, उनको नहीं मिलनी चाहिए, वो आदमी है ही नहीं। कि आपको ये जब किए चालू तो आपको करना ही रखनी चाहिए थी, जारी करनी चाहिए, नहीं तो फिर बंद कर दीजिए। नहीं तो नहीं चालू करते। लेकिन प्रत्येक भाषण में वो ये चीज कहेंगे, प्रत्येक भाषण आप देख लीजिए उनका यहीं से शुरू होगा कि हमने शौचालय बांट दिया, हमने ये बांट दिया। और आप जब क्राइटेरिया देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये खास लिमिटेड में इतना वर्ष से इतने के अंदर में जो होंगे उन्हीं को मिलेगा। मैं कितने गांव को भी देख चुका हूँ, गई हूँ, अरे कितने गांव में कितने महागरीब बेचारे, उनको रोटी भी 2 वक्त नहीं मिल रहा, उनके पास शौचालय नहीं, और जिनको पैसा उनके पास शौचालय। जिनको पेट में रोटी ही नहीं जाएगी वो शौचालय लेके क्या करेंगे? क्या 5 kg अनाज से कौन सा आदमी महीने भर काम चला लेगा? या तो आप ये भीख महंगाई वाली जो चीजें हैं, आप क्या टुकड़ा बांट रहे हैं, उसको बंद कीजिए। आप उससे अच्छा है कि आप लोग, और वो भी मैम जो राशन दुकानदार है वो भी उसमें से आधा काट लेते हैं, उसमें से वो काट लिया 5 kg, अगर 5 kg उसमें से 2 kg वो काट लेते हैं। हाँ 2 kg काट लेता है, 1 kg 2 kg काट लेते हैं, और बाकी 3 kg चावल क्या खाएगा गरीब आदमी, क्या दिन खाएगा? और क्या ये सरकार को नहीं पता है? भली भांति पता है इनको, सब पता है, क्योंकि फिर वहां से वो जो आदमी 2 kg रख रहा है, फिर वहां से भी रिटर्निंग पैसा ऊपर आ रहा है, पैसा वहां से तो वहां भेजा गया। क्योंकि सरकार को जब डायरेक्ट भेजने के सबके लिए जनधन खाता खुल चुकी है, तो मैं पूछना चाहता हूँ राशन का लोग जा रहे हैं लेने के लिए वहां पे, कहते हैं अंगूठा लेने के बाद भी नहीं देता है। देखे कितने बेचारे गरीब आदमी का काट रहा है, जिसको 5 kg मिल रहा उसका भी 2 kg काट लेता है, 3 kg लेकर क्या करे? अब गरीब है तो ले लेना पड़ता है उसको कि चलो जो ही फ्री आ गया, लेकिन ये क्या भिखमंगे बना दिए सबको। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब सरकार सारा चीज बैंक खाता सबका खुलवा चुकी है, आधार कार्ड से लिंक करा चुकी है, महिलाएं को बैंक में डाल दीजिए। इसका मतलब सरकार चाहती है करप्शन हो। ये मिड डे मील योजना, बच्चों को स्कूल में जो पोषाहार जो किस स्तर का खाना मिलता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कभी छिपकली गिरी हुई होती है मैम, कभी वो चूहे मारने वाली बाल। कभी हम देखते हैं कि जिसमें तेल और सरसों या नमक रखा गया वो कोई ना कोई दवा वाला बर्तन है, डब्बा है, कोई पेस्टिसाइड्स वाला डब्बा है, उन सब चीजों में ये सब सामग्री रखी हुई है। सड़े हुए चावल हैं, सड़े हुए दाल हैं, घुन लगे हुए हैं, धोए भी नहीं जा रहे। जानवर को भी देने में चलता है, ऐसा को खाना बना के देती है। वैसे चीज खीर के नाम पे मैम क्या होता है, केवल गुड़ और ये सान के दे दिया जाता है बच्चों को। ये क्या चल रहा है? अगर आप बच्चों को देना ही चाहते तो आप उसका अकाउंट खुलवा के उसके अकाउंट में सीधे पैसा दीजिए, जो बच्चे उसे खाए। जब आप अकाउंट खुल ही चुका है, अब बच्चों का भी आधार कार्ड बन ही रहा है, तो बच्चों के अकाउंट में जाना चाहिए पैसा। सरकार को ये सब पता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती।
सरकार के पास ये पैसा पहले जाता है स्कूल में, ये देखने के लिए सरकार कहेगी कि हमने करोड़ों रुपए उज्ज्वला में, हमने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए किसानों को बांट दिए, फिर से वहां से पैसा रिटर्न आता है। आपको क्या लगता है ये इंदिरा आवास योजना सरकार कहती है हम अकाउंट में भेज रहे हैं, अकाउंट में भेज रहे हैं, जो वहां के लोग होते हैं वो पहले कहते हैं कि अगर 1 लाख रुपया मिलेगा तो उसमें से मुझे 50,000 दीजिए या 25,000 दीजिए, तभी मैं आपका नाम ये फाइनल करूंगा। सरकार के पास कोई तरीका है कि इसको लगाम कैसे लगाया जाए? क्यों उसके खाता में भेजे ना। लेकिन नहीं, क्यों सरकार इसको नहीं करेगी? क्योंकि वो व्यक्ति जो 25,000 काट रहा है फिर ऐसे लोगों से कितना बार काटेगा, और सरकार को पता है, फिर सरकार वहां से उनसे पैसा लेगी कि आपको जो है सो इतना मैंने फंड भेजा है 5 करोड़, तो उसमें से 2 करोड़ रिटर्न आ जाना चाहिए। कौन ऐसा, क्या जरूरी है? नहीं दो, झोपड़ी में भी आदमी जी के रह जाएगा। और चीजों को महंगा पे महंगा किए जा रहे हैं, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? सारे युवाओं से मैं कहना चाहूंगा जाग जाइए आप। अब ये वक्त आ गया है कि अगर आप सोए रह गए तो ये देश पीछे रह जाएगा, वही आ जाएगा। हम जो क्या मुंह दिखाएंगे भगत सिंह और अपने सुभाष चंद्र बोस को और उन सभी सेनानियों को जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने सारे परिवार ये सब को छोड़कर, अपना सुख शांति छोड़कर, एक बूंद रक्त को गंवा दिए। एक रक्त की कीमत हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे अगर हम कभी उनसे हमारा सामना हुआ? जैसा कि उनकी वंशज ही हम लोग है ना। मैं कहना चाहूंगा मैम कि अगर हमारे हिंदू धर्म में ये है पुनर्जन्म का है और हम जानते हैं कि यहाँ पे स्वर्ग नरक है, अगर हम गए और कभी अगर हमारी उनसे मुलाकात हुई, हम उनसे क्या मुंह दिखाएंगे कि हम उस पापियों का समर्थन करके आ रहे हैं, हम उस निकम्मों के लिए के हिसाब से चलते आ रहे हैं। 1947 देश आजाद, उससे कई पीढ़ी मैम गुजर गई इसको झेलते हुए, लेकिन अभी भी बाकी पीढ़ी उन्हीं रर्रे पे चल रही है। उससे पहले जो तंगी थी उससे ज्यादा तंगी भी है, क्या समझ रहे हैं? उससे ज्यादा तंगी है। उस समय जो 1 रुपए की कीमत थी, आज देखिए 100 रुपए में भी वो चीज नहीं मिलती है। उस समय 1 रुपए में मैं सुना करता था कि मेरे दादाजी कहते थे कि 1 रुपए में 1 केजी घी आ जाती थी। आज आप घी खरीदने जाइए 500-600 रुपए किलो घी भी मिलेगी, वो शुद्ध होगी इसकी गारंटी नहीं है। नहीं है गारंटी, वो सही। उसमें आपको चर्बी मिली हुई, और यहाँ तक हमें सुनने में आया कि मंदिर तक में चर्बी वाली लड्डू चल रही। ये क्या मजाक है? ये हिंदू की भावनाओं के साथ साक्षात खिलवाड़ है, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको सीधे फांसी होनी चाहिए। मैं उससे कम की सुनवाई नहीं चाहता इस देश में। अब तब जाके ही सुधरेगा देश। युवा भाई जाग जाए। ये हमारे थाना में जो ऐसे तोंद फुलाए लोग बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? कैसे चोर को पकड़ेंगे? अगर शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा बार बार होती है, बार बार उनकी परीक्षा लेके ये सिद्ध किया जाता है कि वो सक्षम है कि नहीं, तो क्या इन थाने अध्यक्षों की परीक्षा नहीं होनी चाहिए? इनको फिर से दोहराना नहीं चाहिए? बिल्कुल दोहराना चाहिए। सभी युवा आए और थाने का घेराव करें और बोले सबको, जो भी युवा को दौर में छांट दिया गया है या हाइट में छांट दिया गया, वो सब बैठे नहीं, सारे थाना, सारे जिला अध्यक्ष सबका घेराव करें और बोले कि आपको भी परीक्षण देना पड़ेगा। अगर हम एक थोड़ा सा दौड़ नहीं दौड़ पाए या थोड़ा सा हम जंप नहीं कर पाए तो मुझे छांट दिया गया, आपको भी जंप करना, नहीं तो पद छोड़िए बस। क्योंकि जब मैं युवा होते हुए, जब मेरी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, मैं एक छोटा सा नहीं कर पाया तो मैं दोबारा फिर से सारा चीज करूं, रिटर्न दूं, ये दूं, वो दूं, और आप बैठ के तोंद फुला रहिए, तो कैसे सरकार चलेगी? कैसे नीति चलेगी? सबको नौकरी छोड़नी होगी, नहीं तो सबकी सक्षमता परीक्षा हो। जिस युवा की भी जब जॉब नहीं लगती है वो उस मंत्रालय का घेराव करें और उससे संबंधित लोगों का फिर से सक्षमता परीक्षा की जांच की जानी चाहिए। मैं सभी युवाओं का आह्वान करता हूं, अब आप जाग जाइए। टीचर में जो छठे हैं वो निकले, और जो क्वेश्चन भेजने वाले हैं वो निकले, और पूरे सरकारी स्कूल का घेराव करें, उनसे मांगे। मैं कहूंगा कि वो सरकारी स्कूल का घेराव करें और जो शिक्षक सिलेक्ट हुए उनसे क्वेश्चन आंसर करें, उनसे पूछे, वो जिस विषय में है उन्हीं के उस पुस्तक से पूछे। अगर वो जवाब नहीं दे उसी वक्त उनको पोस्ट खाली करना चाहिए। जब अगर बात न्याय की आ गई है, जब 1 नंबर से युवा छट रहा है, बिल्कुल, और कहीं लोग बस 100 के काम चला रहे हैं, कैसे चलेगा? ये कैसा है? कैसा देश है ये? तो ये चीज बदलना होगा और ये आप युवा ही कर सकते हैं। घेराव कीजिए जहां भी आपके साथ अन्याय हो रहा है। जिन लोगों का भी, अगर दरोगा में इस बार जिन लोगों का भी नहीं हुआ, चाहे उनको हाइट से छांट दिया गया, चाहे दौड़ से छांट दिया गया मैम, या चाहे आपको घूस के कारण आप पैसा नहीं दिए इसलिए छांट दिया गया, आप सब घेराव करें, उन सभी थाना का घेराव कीजिए और पूछिए कि जो दौड़ आप दौड़े हैं, वो जो 1.5 किलोमीटर या 1.6 किलोमीटर जो आपको दौड़नी होती है, उन सभी को, जो भी वहां पे थाना अध्यक्ष हैं या जो भी है, जो क्राइटेरिया जिस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट पर जो लोग हैं, उनको वो फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर वो उसमें असक्षम है तो वो पोस्ट छाटने लायक नहीं है, वो छाटने लायक नहीं है, वो तो नहीं, तो वो छाटे नहीं, फिर तो बोले।
और अगर वो नहीं ले रहे, ये कहा कि अगर हम आपको दौर में नहीं लेंगे क्योंकि हमें दौर की जरूरत है, तो फिर वो जो उस पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो अगर दौड़ नहीं सकते तो फिर वो उस पोस्ट पे क्या कर रहे हैं? मेरा आप सबसे आह्वान है, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे युवाओं अब जाग उठिए। ये देश, युवा जागो, ये देश केवल इस टुक टुक सरकार के भरोसे कि वो कुछ गिराएगी रोटियां और हम कुत्ते की तरीके से उसकी लट लटकाए हैं कि 5 साल टर्म बीत गया, फिर दूसरी बार आएगी तो कहे कुछ देगी। ऐसे हम कुत्ते नहीं हैं। हमारे आप युवा की वजह से ही है, वो कुत्ते हैं वो, लेकिन हो रहा उल्टा है। वो जब वोट मांगने आते हैं कुत्ते की तरह, तब उनको लात से मार के बिलगाइए। हर एक शक्ति हमारे पास है, सिर्फ हम उसे पहचान नहीं पा रहे। पहचानिए, अब पहचानने का वक्त आ गया है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी इससे भी ज्यादा भुगतेंगे। बिल्कुल, जनसंख्या दिनों दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है, करप्शन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और लोगों की इनकम घटती जा रही है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है। अब बतलाए नहीं क्या अपने आने वाली पीढ़ी को इससे भी ज्यादा देखेंगे? जिनके पास मैम पैसा है, जो नेता है, जो अभिनेता है, जो सरकारी नौकरी में जो जहां वो पैसा छाप छाप के घूस ले लेके वो करोड़ों के करोड़ों जमा कर रहे हो, जो बेचारे के पास कुछ नहीं है वो बेचारा दिन प्रतिदिन जो उनके पास जो बाप दादा की जमीन भी है वो बेचे जा रहे हैं। कैसे होगा काम उनका? तो भी सरकार की कुछ नजर नहीं। सरकार तो चाहती है आरक्षण देते हो तो आर्थिक स्थिति पर आरक्षण दो भैया। मैं आह्वान करना चाहूंगा और मैं बार बार ये शब्द इस मंच से दोहरा रहा हूं, युवाओं अब आप जाग उठिए। यह वक्त इस रोने का नहीं है कि आप में कुछ कमी है, कमी इस सरकार में है, कमी इस तंत्र में है, कमी इस व्यवस्था में है और इस व्यवस्था के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। इन सभी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा हमें। ये आप में ही शक्ति है और इसके लिए कोई अवतार नहीं होगा, ये रामा अवतार नहीं होगा, ना कृष्णा अवतार होगा, ना बुद्धा अवतार होगा। सभी अवतार आप हैं। आप में वो सब अवतार की शक्ति है। जागिए, आप जागिए और उखाड़ फेंकिए इन निकम्मों और इन दोगले सरकारों को उखाड़ फेंकिए। कभी अन्याय को नहीं सही, अन्याय जहां वहां डट के खड़ा होइए, डरिए मत। जब हमारी माताओं और बहनों के साथ अपमान होता है, वहां आप जिस दर ठोकरें खाते हैं, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, आप चिकित्सालय जाते हैं, वहां आपको ये कहा जाता है ये केस जब तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं होगी हम इसका आगे ही इलाज नहीं करेंगे। आप जज के पास जाते हैं, जज आपको कहते हैं सबूत लेके आइए, गवाह लेके आइए। किस चीज की आप गवाह देंगे? आप क्या वो तस्वीर जहां आपकी माता और बहनों की इज्जत और आबरू के साथ खेला जा रहा है, वो तस्वीर आप पेश करेंगे क्या? ये कैसा सवाल है, ये कैसा घिनौना समाज है और ये कैसा हमारा न्यायतंत्र है जहां हर कुछ गवाह, अगर गलत भी गवाह आ जाए गलत आदमी के साथ तो वो सही है और आपके साथ कोई गवाह खड़ा नहीं है। ये कैसा न्यायतंत्र है? मैं कहना चाहूंगा हमारे युवा, अब ये पानी सर के ऊपर हो रहा है, नाक के ऊपर नहीं, सर के ऊपर। अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये आह्वान है इन सभी युवाओं का, उठो जागो और बढ़ चलो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इस देश को अब ऐसे निकम्मी सरकार और ऐसे निकम्मे अधिकारी की जरूरत नहीं है जो खुद सारे ताकत हमारे बाजू में है, सिर्फ हमें खड़ा होना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो अब हमारा युवा नहीं सहेगा, नहीं रुकेगा। हम सारे करप्शन, सारे अत्याचार को मिटा कर रहेंगे। आज की इस टॉपिक को हम यहीं विराम देना चाहेंगे मैम। तब तक के लिए मिलता हूं दोस्त अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।